ये वीडियो रहने वाली है UFC 324 की रीकैप और रिएक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल एक कार्ड मैं बोलूंगा एक काफी अच्छा कार्ड गया है। साल का पहला कार्ड, पैरामाउंट की डील का पहला कार्ड और प्रॉपर वे से इस कार्ड ने डिलीवर किया है। नॉकआउट्स हमें देखने को मिले और जो फाइट्स डिसीजन भी जारी थी, मेजॉरिटी वो वाली फाइट्स भी काफी क्लोज गई हैं, या तो फिर वॉर हुआ है उन फाइट्स में। ऑल्सो इसके साथ पता नहीं क्यों पूरी फाइट में मैं बहुत ज्यादा हंसा हूं, जहां पर हेवीवेट डिवीजन फाइट वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा और डेरिक लुइस के बीच जो फाइट हुई है वो मुझे सच में बहुत ज्यादा फनी लगी। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया 2026 के पहले कार्ड को देखकर। और मेन कार्ड की बात करने से पहले जल्दी से मैं अगर अंडर कार्ड की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं अर्ली प्रीलिम कार्ड की फाइट से, जहां पर जॉश हॉकेट डेंजिल फ्रीमैन को पहले राउंड के लास्ट सेकंड में नॉकआउट कर देता है। शायद से हमें हेवीवेट डिवीजन में एक और सुपरस्टार मिल चुका है, जहां पर जॉश हॉकेट ट्रैश टॉक भी करता है, फाइट्स को फिनिश भी कर रहा है, अनडिफीटेड 8-0 पे पहुंच चुका है और इसके साथ पोस्ट फाइट इंटरव्यूज उसके बहुत फनी रहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइटर। और यहां पर अगर फाइट की बात करें तो पूरी फाइट में वो डेंजिल फ्रीमैन को बहुत ज्यादा हर्ट करता है और फिर लास्ट के 10 सेकंड्स में जब वो डेंजिल के ऊपर ह्यूज पंचेस को लैंड करता है तो डेंजिल फ्रीमैन बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, वो केज के ऑपोजिट साइड जाके गिरता है और उसी के टाइम जॉश हॉकेट मिडिल फिंगर को भी शो कर रहा होता है उसे, और डेंजिल फ्रीमैन डिसाइड करता है कि वो फाइट को कंटिन्यू नहीं करेगा। काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कि उसने डैमेज की वजह से गिव अप कर दिया और ये फाइट फिर ओवर हो जाती है, जहां पर जॉश हॉकेट जो एक बहुत अमेजिंग फाइटर बनता जा रहा है हेवीवेट का, वो फाइट को विन कर गया है बाय फर्स्ट राउंड नॉकआउट। इसके बाद अगर हम प्रीलिम कार्ड में चलें तो प्रीलिम की पहली फाइट एलेक्स परेज वर्सेस चार्ल्स जॉनसन की थी, जहां पर इधर भी पहले राउंड में एलेक्स परेज चार्ल्स जॉनसन को नॉकआउट कर देता है, बट हल्का सा यहां पर मैं स्टॉपेज को बोलूंगा अर्ली स्टॉपेज था। बेशक एलेक्स परेज ब्रूटल बीट डाउन को पुट कर रहा था चार्ल्स के ऊपर, जहां पर वो लेफ्ट हुक से उसे पहले ड्रॉप करता है और फिर जितना भी ये राउंड बचा था वहां पर चार्ल्स जॉनसन बहुत ज्यादा ट्राई करता है सर्वाइव करने की, बट बीच बीच में वो ह्यूज पंचेस या फिर नीज को खा रहा था। और फिर एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर स्टिल जॉनसन रॉक है, बट वो नी की ट्राई करता है और उसे काउंटर करते हुए उसके ऊपर ह्यूज पंच को लैंड करके उसे ड्रॉप कर देता है। और मैं भी यहां पर एग्री करूंगा, मुझे भी ऐसा लगा कि चार्ल्स जॉनसन नॉकआउट हो गया है, बट एक्चुअली में वो केस नहीं था। एकदम से चार्ल्स जॉनसन वापस पॉप होता है, बट तब तक रेफरी बीच में आ गया था और फाइट को वो स्टॉप कर देता है। तो हल्का सा मैं इसे अर्ली स्टॉपेज बोलूंगा, बट रिगार्डलेस इसके एलेक्स परेज पहले राउंड में नॉकआउट से विन करता है। वेयर इज मूविंग ऑन तो एक और नॉकआउट पे चलते हैं, और ये नॉकआउट भी बहुत ही क्रेजी टाइमिंग पे आया है, जहां पर लाइट हेवीवेट फाइटर्स निकिता क्राइलोव और मोडेस्टस बेकाउस्कस के बीच में फाइट थी, जहां पर निकिता बेकाउस्कस को लास्ट राउंड के जब 3 सेकंड्स बचे थे तब जाकर उसे नॉकआउट कर देता है। वेटरन की साइड से बहुत अच्छी विन, वो मोडेस्टस बेकाउस्कस को पॉइंट्स में बीट कर रहा था, बट फिर भी वो लास्ट राउंड में थोड़ा सा ट्रोल करने लग पड़ता है, जहां पर वैसे तो मोडेस्टस ने उसके ऊपर बहुत अच्छे राइट पंच को कनेक्ट किया लास्ट के सेकंड्स में, बट एकदम से वहां पर निकिता क्राइलोव खुद का भी ह्यूज राइट पंच कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से मोडेस्टस बेकाउस्कस नॉकडाउन हो जाता है और वहां से ग्राउंड एंड पाउंड शॉट्स को लैंड करते हुए लास्ट के 3 सेकंड्स बचे थे और निकिता क्राइलोव फाइट को विन कर जाता है बाय नॉकआउट। तो मजा आया देखकर कि एक और वेटरन निकिता क्राइलोव फाइट को विन कर गया। अब बेशक वो 33 इयर्स ओल्ड है, बट वो काफी टाइम से फाइट करता आ रहा है, तो इसीलिए मैं उसे वेटरन बोल रहा हूं। वेरस इसके बाद अगर मूव करें तो जिस फाइट में हल्का सा मजा कम हो गया और जो फाइटर अभी हाइप में चल रहा था उसके हल्के से स्टॉक्स भी थोड़े से डाउन चले गए, तो उस फाइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि मिडिलवेट फाइटर अटेबा गुटियर ने जो फाइट की है आंड्रे पुलिएव के साथ। मैसिव फेवरेट था अटेबा गुटियर, और बोल सकते हैं यूएफसी ने उसे एंड्रे पुलिएव दिया था, जो कि सैक्रिफिशियल लैम था। लेट्स बी ऑनेस्ट, फाइट को उसे नॉकआउट से विन करना था, और एक्चुअली में वो फाइट के पहले के 30 सेकंड्स में कर भी लेता, जहां पर वो ह्यूज पंचेस को लैंड करके आंड्रे पुलिएव को नॉकडाउन कर देता है। वो लैंड तो करता है ह्यूज पंचेस, बट आंड्रे पुलिएव की चिन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। वो बॉम्ब्स को ले रहा था अपने चिन पर, बट फिर भी वो बहुत कम बार ड्रॉप हुआ है। फिर से अगर अटेबा गुटियर की बात करें, क्योंकि ये पूरी फाइट डेडिकेटेड थी उसी के ऊपर, तो सेकंड राउंड में तो उसे और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर इन्हीं बॉम्ब से वो एक और बार आंड्रे पुलिएव को ड्रॉप कर देता है। इस बार तो वो पूरा चढ़ जाता है आंड्रे पुलिएव के ऊपर, वो नॉकआउट करने का पूरा ठान लेता है, बट समहाउ यहां पर पुलिएव स्टिल सर्वाइव कर गया। नॉट ओनली आंड्रे पुलिएव ने सर्वाइव किया है, बट जब राउंड 3 की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा स्नीकी काउंटर शॉट्स को थ्रो कर रहा था, जिसकी वजह से वो राउंड 3 को विन किया, और अटेबा गुटियर का उसने नोज हल्का सा ब्लीड भी करवा दिया था। बेशक हम
यहाँ पर बोल सकते हैं अटेबा गुटियर 2-1 जीता है यूनानिमस वे से, और काइंड ऑफ ए वन साइडेड फाइट थी। बट इतना ज्यादा मैं इस पर फोकस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अटेबा गुटियर को बोला जा रहा है मिडिल वेट का अपकमिंग प्रोस्पेक्ट, और जो उसे ओपोनेंट दिया भी था यूएफसी ने, वो इसीलिए दिया था कि वो नॉकआउट से विन करे ताकि उसकी हाइप ज्यादा हो जाए। तो वो ऐसा नहीं कर पाता है, और मे भी अब उसके जो फ्यूचर ओपोनेंट्स है उन्हें पता लग गया है कि कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। जहां पर क्योंकि अटेबा गुटियर इतनी ज्यादा पावर को यूज करता है तो लास्ट के राउंड में वो थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है। और अब मूविंग ऑन, तो प्रीलिम कार्ड की फीचर्ड फाइट यानी कि मेन फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट थी बैंटवेट फाइटर्स उमर नुरमागोमेडोव और डेविसन फिगरेडो के बीच में। और टू बी ऑनेस्ट ये पूरे कार्ड की सबसे बोरिंग फाइट रही है। नटालिया सिल्वा और रोज नामेयूनिस की फाइट को मैं उमर और डेविसन की फाइट से भी ऊपर रखूंगा, इतनी ज्यादा ये बोरिंग फाइट गई है, जहां पर दोनों फाइटर्स की फॉल्ट है। बट जब डेविसन फिगरेडो की बात करते हैं, लिटरली उसने कुछ थ्रो ही नहीं किया है। इतनी सुबह उठकर मैं फाइट देखने बैठा हूं और ये फाइट मैं देख रहा हूं, सच में मुझे नींद आने लग पड़ी थी एक टाइम पर। उमर की बात करें तो वो इजी मोड पे रहता है, उसे पता है कि वो आराम से जीत जाएगा। तो मैं पर्सनली चाहता था कि अगर उसे स्टेटमेंट डिलीवर करनी है कि हाँ वो टाइटल शॉट का नेक्स्ट कंटेंडर है, तो उसे प्रॉपर वे से बीट डाउन करना पड़ेगा डेविसन को, या तो हल्का सा रिस्क लेकर उसे फिनिश का देखना पड़ेगा। बट वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है, वो इजी मोड पे फाइट को रखता है और आराम से डिसीजन को निकाल देता है। तो डेफिनेटली आई गेट इट कि अभी उमर को भी क्यों बोल रहे हैं कि उसने बहुत बोरिंग फाइट की है, बट फिर भी जो रियल कल्प्रिट है फाइट का वो है डेविसन फिगरेडो। उमर जानता है, वो जानता है, पूरी पब्लिक जानती है कि वो डिस्टेंस मेंटेन रखकर उमर से फाइट को विन नहीं कर पाएगा। ना तो उसके पास रेंज है, ना तो उसके पास किकिंग एबिलिटी है। वो बस एक वे से फाइट को विन कर सकता है, और वो है कि अगर वो पूरा रश इन करके उमर के ऊपर बॉम्ब्स को ड्रॉप करने लग पड़े। बट लिटरली पूरी फाइट में राउंड 2 में तुम बोल सकते हो 5 या फिर 10 सेकंड में उसने ये ट्राई की थी, उसके अलावा पूरी फाइट में उसने कुछ थ्रो ही नहीं किया। स्टैट्स मैं तुम्हें बताता हूं, तुम शॉक हो जाओगे। 15 मिनट फाइट की है, मैक्सिमम फाइट ऑन फीट रही है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि फाइट ग्राउंड में थी। बट फिर भी डेविसन फिगरेडो बस 8 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को लैंड कर पाए। तो पर्सनली मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फाइट थी। दोनों फाइटर्स कुछ ज्यादा कर नहीं रहे थे, और डेविसन फिगरेडो तो पता नहीं फ्रीज ही हो गया आउटसाइड में। बस एक चीज बोल सकते हैं कि उसने पहले के 2 राउंड्स में टेक डाउन्स को बहुत अच्छे वे से डिफेंड किया, बट उसके अलावा कुछ और भी नहीं बोल सकते डेविसन के बारे में। वेरएस अगर उमर की बात करें तो जस्ट लाइक जो मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो बेशक फिकी के पास बहुत अच्छा जूजित्सु हो, बट उमर अपनी साइज की वजह से और अपनी ग्रैपलिंग एबिलिटी की वजह से वहां पर विन करने वाला है। वेरएस अगर फीट की बात करें तो उमर मोस्ट ऑफ द फाइट में अपनी किक्स को बहुत अच्छे वे से लैंड करता है, और मेजॉरिटी टाइम उसने डेविसन को जरा भी डिस्टेंस क्लोज करने दिया ही नहीं, और फाइट को इजीली विन कर गया। तो उमर नुरमागोमेडोव डेविसन फिगरेडो को बीट कर देता है बाय 3-0 यूनानिमस डिसीजन। बट क्या उमर को इस फाइट के बाद टाइटल शॉट मिलने वाला है? मैं गारंटी देता हूं ये नहीं होने वाला है। उमर को मेरी ओपिनियन में एक और फाइट करने पड़ेगी। और अब इसके बाद मेन कार्ड में चलते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट ही क्रेजी इंसेन फाइट गई है, यानी कि फेदरवेट डिवीजन फाइट आर्नल्ड एलन वर्सेस जीन सिल्वा के बीच में। वन ऑफ द फाइटिंग नोट्स इज बैक, जहां पर जीन सिल्वा फाइट को विन करता है बाय 2-1 यूनानिमस डिसीजन। अब जो जीन सिल्वा ने फाइट के लास्ट में किया है उस पर भी आते हैं, बट उससे पहले अगर पूरी फाइट के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा स्पीड थी पूरी फाइट। ह्यूज पंचेस दोनों फाइटर्स लैंड कर रहे थे, और अगर मेन इवेंट में जस्टिन और पैडी ने वैसी फाइट नहीं की होती तो गारंटी आर्नल्ड एलन और जीन सिल्वा की फाइट रहती फाइट ऑफ द नाइट। पहले राउंड में आर्नल्ड एलन का प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था, और वो राउंड को भी इसे विन कर जाता है, जहां पर वो पूरे राउंड में देखता है स्टिक एंड मूव करने का, यानी कि लेग किक को थ्रो कर रहा था या फिर अपना जैब हो गया, और स्पेशली जो उसका लेफ्ट स्ट्रेट पंच था उसे बार बार जीन सिल्वा के ऊपर टैग करने के बाद वो हमेशा सर्कल अराउंड कर जा रहा था, जिसकी वजह से फाइट की स्टार्टिंग में सिल्वा इतने ज्यादा पंचेस को कनेक्ट नहीं कर पाया। बट फिर लास्ट के 5-10 सेकंड्स में वो ह्यूज पंचेस को कनेक्ट करता है। और एक बात तुम पूरी फाइट में नोटिस करना, जब भी जीन सिल्वा ऑर्थोडॉक्स से साउथ पा में जा रहा था ना, उस पोजीशन से बॉडी शॉट और उसके बाद एकदम से जब वो हेड शॉट कनेक्ट कर रहा था, उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया एलन को, और मैं रियली चाहता था कि जीन सिल्वा और ज्यादा ये करे। बट रिगार्डलेस इसके, जब राउंड 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर वैसे तो दोनों ही फाइटर्स ने ह्यूज पंचेस को कनेक्ट किया है। आर्नल्ड एलन तो यहाँ पर क्लीन नी को लैंड करता है जीन सिल्वा के ऊपर, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार लैंड करता है, पर जीन सिल्वा ने आराम से ले ली वो सारी नीज को। वेरएस इसी के ऑपोजिट जब हम देखते हैं कि जीन सिल्वा लैंड कर रहा होता है एलन के ऊपर, तो क्लियर डिफरेंस था पावर का, जहां पर जब भी जीन सिल्वा ने लैंड किया है आर्नल्ड एलन हिल जा रहा था।
राउंड 2 में जीन सिल्वा हेड किक्स को लैंड करता है, स्पिनिंग एल्बोस को लैंड करता है। बोल सकते हैं जो रियल जीन सिल्वा था वो हमें देखने को मिलता है इस राउंड 2 में। वो मल्टीपल टाइम्स आर्नल्ड एलन को हल्का सा हर्ट भी कर देता है। वेरस जब राउंड 3 की बात करते हैं तो ये तुम बोल सकते हो सबसे ज्यादा इजी राउंड था स्कोर करने के लिए, क्योंकि यहां पर जीन सिल्वा क्लियरली राउंड को विन किया। अब क्योंकि दोनों फाइटर्स ने स्टार्टिंग से ही हाई पेस में फाइट की थी और आर्नल्ड एलन ने पूरी जान लगा दी थी कि वो जीन सिल्वा की पेस को मैच करे, तो इसीलिए राउंड 3 आते आते हम देख सकते थे कि आर्नल्ड एलन हल्का सा स्लो हो गया है। जो उसके लेफ्ट काउंटर शॉट्स थे वो पूरे ही खत्म हो जाते हैं और अब यहां से जीन सिल्वा और ज्यादा पिकअप आर्ट करने लग पड़ता है। आर्नल्ड एलन को ग्राउंड में भी लेके चले जाता है। जस्ट लाइक मैक्स हॉलोवे, जीन सिल्वा पॉइंट डाउन कर रहा होता है कि लेट्स डू इट, ब्रॉल करने लग पड़ते हैं, बट आर्नल्ड एलन इसका कोई रिप्लाई नहीं देता है, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है इस ऑफर को। जिसके बाद लास्ट के सेकंड्स में जीन सिल्वा एक बहुत अच्छा राइट पंच कनेक्ट करता है और लगातार जीन सिल्वा 2 हेड किक्स को पार्शियली लैंड कर देता है, जिससे कि आर्नल्ड एलन हिल गया था पूरा। वो हम देख सकते थे थोड़ा सा हर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जैसे ही वो थोड़ा सा ग्राउंड में जाता है आर्नल्ड एलन पूरा शेलअप हो जाता है। और यहां पर जीन सिल्वा का ऑटिस्टिक माइंड काम करता है। जिधर अगर कोई नॉर्मल फाइटर होता ना, वो उस पोजीशन पर आराम से पंचेस लैंड कर देता है एलन के ऊपर, बट जीन सिल्वा इज डिफरेंट। वो दोनों पांव को एलन की बैक के ऊपर रखता है और वहां से जंप करता है। आजाद पंची नहीं होते वैसा लग रहा था जीन सिल्वा। हर कोई ऑडियंस में बैठा हंसने लग पड़ता है और आर्नल्ड एलन भी लाइक क्या कर रहा है जीन सिल्वा, जहां पर जीन सिल्वा भी हंस रहा होता है। तो लास्ट के सेकंड्स बहुत ज्यादा फनी थे। तो जीन सिल्वा ने बहुत अच्छी विन को निकाला है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फीमेल फाइट की, जो कि नॉट सो इतनी एंटरटेनिंग फाइट, ठीक ठाक जाती है ये फाइट, बट हाँ यहाँ पर मेरी ओपिनियन में रॉबरी हुई है। तो ये फाइट थी विमेन फ्लाईवेट की, जहां पर मुझे लगा कि रोज नामायूनेस 2 राउंड्स को विन किया है, बट जब डिसीजन आता है तो नटालिया सिल्वा फाइट को विन कर जाती है। अब ये बोलो कि वो फाइट को लक से विन किया है या फिर वो लुक से विन किया है, कुछ भी बोलो, बट हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर रॉबरी हुई है। पहले 2 राउंड्स का मुझे लगा रोज नामायूनेस ने विन किए हैं, जहां पर वो ग्राउंड में भी लेके जाती है फाइट को, वो कंटिन्यूसली टैग भी कर रही होती है नटालिया सिल्वा को, और थर्ड राउंड तुम बोल सकते हो नटालिया सिल्वा ने विन किया। बट यहां पर रेफरी ने 2 राउंड्स को दे दिया नटालिया को, यानी कि पहला राउंड और थर्ड राउंड देते हैं वो, और रोज नामायूनेस को बस सेकंड राउंड मिला है। अब ज्यादा कुछ फाइट में नहीं हुआ है, बट हल्का सा मैं तुम्हें आइडिया दे दूं तो इस बार हमने शायद से रोज नामायूनेस का प्राइम वर्जन देखा, जहां पर बस वो अपने जैब पे ही रिलाई नहीं कर रही थी, बट यहां पर उसने सिल्वा के अगेंस्ट बहुत अच्छी स्पीड को दिखाया। वो कंटिन्यूसली मूव करे जा रही थी और एकदम से अपने राइट पंच या फिर जैब को लैंड करने के बाद जैसे ही नटालिया सिल्वा, जो माइंड यू रोज से भी बहुत ज्यादा स्पीड थी और पंच कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छे वे से लैंड करती थी, वो सारी स्पीड और सारे पंचेस को रोज नामायूनेस डॉज कर लेती है। रोज नामायूनेस पूरी फाइट में लेग किक्स को बहुत अच्छे वे से यूटिलाइज करती है और पहले 2 राउंड्स में हल्का सा भी जब मोमेंटम आया नटालिया सिल्वा के पास, तो एकदम से वहां पर रोज नामायूनेस टेक डाउन को शूट करके पूरे ही मोमेंटम को क्रश कर दे रही थी। राउंड 3 की बात करते हैं, और जैसे जैसे रोज यहां पर टायर्ड होने लग पड़ी तो नटालिया सिल्वा फिर शाइन करने लग पड़ती है, जहां पर उसके पंच कॉम्बिनेशंस लैंड होने लग पड़ते हैं। उसकी स्पिनिंग बैक किक टू द बॉडी पूरी लैंड होती है रोज नामायूनेस के ऊपर, और वो टेक डाउन्स को भी डिफेंड करती है, फिर खुद की भी बहुत अच्छे वे से किक्स को लैंड करने लग पड़ती है। तो राउंड 3 तो देखो नटालिया सिल्वा ने क्लियर विन किया है, बट फर्स्ट राउंड बेशक बहुत ज्यादा क्लोज गया था, बट फिर भी मुझे लगता है रोज ही विन की थी। तो मेरी ओपिनियन में एक क्लोज रॉबरी तुम इसे बोल सकते हो, बट हाँ एंड ऑफ द डे नटालिया सिल्वा फाइट को विन कर जाती है। वेयरएज मूविंग ऑन, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था, ये फाइट फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों मुझे फनी लगी, जहां पर हेवीवेट फाइटर वाल्डो कॉर्टेस ओकोस्टा डेरिक लुइस को नॉकआउट कर देता है। मेरी ओपिनियन में बहुत ज्यादा फनी वे से नॉकआउट आया है, और उससे पहले अगर फाइट को भी देखें तो पहले मिनट में मैं बहुत ज्यादा नर्वस था कि कभी भी नॉकआउट आ सकता है, बट जब मैंने पहले मिनट के बाद डेरिक लुइस के फेस को देखा कि वो एक ही मिनट के बाद हेवी स्वेट करने लग पड़ा है, वो टायर्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरी हंसी छूटने लग पड़ी। मुझे लग रहा था जब भी डेरिक लुइस को ये पंच को थ्रो करा था तो वाल्डो कॉर्टेस ओकोस्टा को ये पंचेस स्लो मो में दिख रहे थे, क्योंकि वो आराम से इन सारे पंचेस को इजीली डॉज कर लेता है। एक भी पंच लैंड ही नहीं कर पाया डेरिक लुइस, और वाल्डो ओकोस्टा आराम से उसके ऊपर जैब को लैंड कर रहा था या फिर हार्ड लेग किक को लैंड कर दे रहा था। और फिर जब राउंड 2 की बात करते हैं, यहाँ पर डेरिक लुइस बहुत ज्यादा थक गया था, और जो नॉकआउट सीक्वेंस है ना, उसे तुम फनी बोलो या फिर अनलकी बोलो, बट होता ये है कि डेरिक लुइस जैसे ही स्लिप करता है, एग्जैक्ट उसी टाइम पर वाल्डो ओकोस्टा का राइट पंच से काउंटर आ जाता है, और बेशक ये पंच हल्का सा लैंड हुआ, बट क्योंकि डेरिक लुइस स्लिप भी हो रहा था तो ये पंच लेने के बाद डेरिक लुइस ड्रॉप हो गया। जैसे ही वो ड्रॉप होता है, वाल्डो उसके ऊपर पूरा चढ़ जाता है, ह्यूज ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड कर रहा होता है, और जब फाइट रेफरी स्टॉप भी करता है तो हम देख सकते थे कि डेरिक लुइस बैडली हर्ट था। तो बहुत ही ज्यादा इजी विन वाल्डो कॉर्टेस ओकोस्टा की। यहां पर भी उसने 0 डैमेज को लिया है, तो मान के चलो कि वो विद इन कपल ऑफ मंथ्स वापस आने वाला है और कोई और
फाइट कर लेगा वो। इसके बाद मूविंग ऑन तो कार्ड के को मेन इवेंट पे चलते हैं, जहां पर क्या अमेजिंग फाइट थी ये। मैं बात कर रहा हूं बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स शॉन ओमेली और सॉन्ग यडोंग की, जहां पर एक टाइम पर लग रहा था कि शॉन ओमेली फाइट को हारने वाला है, बट लास्ट राउंड में क्या उसने फाइट आईक्यू दिखाकर कमबैक किया है और एक क्लोज फाइट को बहुत अमेजिंग वे से वो विन कर गया। अब पता नहीं इस कार्ड में क्या था, बट जिस वे से फाइटर्स की मैच मेकिंग की थी ना, हर कोई फाइट ऐसे लग रहा था बहुत ही ज्यादा स्पीड में गई है। और ये फाइट भी कोई अलग नहीं है, जहां पर शॉन ओमेली और सॉन्ग यडोंग पहले ही मिनट से क्रेजी स्पीड दिखाने लग पड़ते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर लेग किक्स, काउंटर शॉट्स सब कुछ थ्रो कर रहे होते हैं, जहां पर शॉन ओमेली मैं बोलूंगा ज्यादा रिलाई कर रहा था पहले के राउंड्स में कि वो टच एंड मूव करे, वेयरएज अगर सॉन्ग यडोंग की बात करें तो पहले ही राउंड से वो अपने पंचेस को ह्यूज स्विंग करने लग पड़ता है। पहला राउंड सच में बहुत ज्यादा क्लोज था, क्योंकि सॉन्ग यडोंग को यहां पर बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है लेग किक्स में, बट फिर भी जिस वे से जो मेन चीज रही है पहले राउंड में वो था कि शॉन ओमेली जिस वे से बहुत जल्दी इन जाकर जो जैब को लैंड कर दे रहा था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि शॉन ओमेली पहले राउंड को विन किया। दोनों फाइटर्स का कार्डियो बहुत अच्छा था और स्पीड तो दोनों ने बहुत ही ज्यादा इंसेन दिखाई है। तो यहां पर दोनों ही बहुत ज्यादा फेंट्स कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि उनको ओपोनेंट बाइट करे इन फेंट्स में और फिर जाकर वो काउंटर करे उन्हें। तो बहुत ज्यादा तुम बोल सकते हो माइंड गेम भी चल रही थी दोनों के बीच में। बट जब राउंड 2 की बात करते हैं तो ये जो सॉन्ग यडोंग की पहले राउंड की लेग किक्स थी वो सेकंड राउंड में और ज्यादा अच्छे से लैंड होने लग पड़ी और फिर कुछ टाइम के बाद शॉन ओमेली को फोर्स होना पड़ा कि वो अपने स्टांस को ही पूरा स्विच कर ले। एक और चीज यहां पर सॉन्ग यडोंग ने की है जो दिखने में तो इतनी बड़ी नहीं लगती है, बट जो इसका कलेक्टिव डैमेज था उसने शॉन ओमेली को ट्रबल दिया है। जहां पर जब सॉन्ग यडोंग शॉन ओमेली को ग्रैब करके केज के साइड लेके चले जाता है तो वो कंटिन्यूसली ओमेली के ऊपर बार बार नीज को लैंड कर रहा होता है, यानी कि राइट हैमस्ट्रिंग को वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था और इसीलिए भी शॉन ओमेली को अपने स्टांस को स्विच करना पड़ता है। ये तो नॉर्मल डैमेज की मैं बात कर रहा हूं, बट राउंड 2 के एंड आते आते लास्ट के मिनट एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर सॉन्ग यडोंग एक हार्ड किक को थ्रो करता है और एकदम से लेफ्ट हुक को लैंड कर देता है, जो मेरी ओपिनियन में क्लीन लैंड हुआ था शॉन ओमेली के ऊपर। वो तो शुक्र हो कि शॉन ओमेली ने अपने हेड को रोल कर लिया पंच के साथ, वरना इस पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि मे भी शॉन ओमेली ड्रॉप हो जाता। राउंड 2 ओवर होते हुए पूरा मोमेंटम सॉन्ग यडोंग के पास था। लग रहा था कि सेम वे से सॉन्ग यडोंग राउंड 3 में भी फाइट करने वाला है और फाइट को निकाल लेगा, शॉन ओमेली फाइट को हार जाएगा। बट यहां पर ओमेली की दाद देनी होगी, वो कम बैक करता है राउंड 3 में, प्रॉपर काउंटर गेम को खेलता है, प्रॉपर डिस्टेंस मैनेजमेंट करता है और यहां पर ओमेली के लेफ्ट पंचेस मनी थे उसके लिए। साउथपा ले लो या फिर ऑर्थोडॉक्स ले लो, दोनों ही स्टांस से यहां पर शॉन ओमेली फाइट करते हुए लेफ्ट पंचेस को बार बार लैंड कर रहा था, जिसकी वजह से सॉन्ग का नोज भी ब्लीड होने लग पड़ता है। इसके ऊपर से ओमेली 2-3 टेकडाउन्स को डिफेंड भी कर लेता है और जो भी हार्ड पंचेस सॉन्ग यडोंग ट्राई कर रहा था थ्रो करने की, वो सारे शॉन ओमेली आराम से डॉज कर लिया। तो वैसे तो दोनों फाइटर्स ने बहुत अच्छी फाइट की है, बट शॉन ओमेली की साइड से अगर मैं बात करूं तो अमेजिंग विन उसके लिए, उसे चाहिए थी ये विन कैसे भी ना कैसे करके, और अब फाइनली उसे मिल चुकी है। वो फाइनली मिराब से हारने के बाद वापस आ चुका है। तो अब लेट्स सी कि उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। क्या व्हाइट हाउस में उसे टाइटल शॉट मिलने वाला है, जो कि मेरी ओपिनियन में बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि उसे मिलेगा। मिराब के साथ ही ट्रिलिची फाइट होगी पीटेयान की। तो लेट्स सी क्या शॉन ओमेली बस वेट करता है टाइटल शॉट के लिए या फिर वो इन द मीन टाइम कोई और फाइट भी कर लेता है। और इसके बाद मूविंग ऑन तो UFC 324 की मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये साल का पहला कार्ड है, बट फिर भी मुझे लगता है कि जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट की फाइट ऑफ द ईयर बन सकती है। बहुत ही ज्यादा क्रेजी और एक वॉर फाइट गई है ये। बीच बीच में जब जस्टिन गेची बहुत ज्यादा बीटिंग को पुट ऑन कर रहा था पैडी के ऊपर, तो हल्का सा डर भी लग रहा था कि पैडी पिम्बलेट कुछ ज्यादा ही बीटिंग ले रहा है। भाई एक और बार जस्टिन ने काम बिगाड़ ही दिया। पहले उसने हबीब और टोनी की फाइट को नहीं होने दिया, जहां पर वो टोनी फर्गसन के ऊपर ब्रूटल बीटिंग को पुट ऑन करता है और उसे हरा देता है, इंटरम चैंपियन बन जाता है। और अब जाकर हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है, जहां पर वंस अगेन जस्टिन गेची ने इलिया टुपोरिया और पैडी पिम्बलेट की ह्यूज फाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। फैन फेवरेट फाइट्स, जो फाइट्स हर कोई देखना चाहता है, जो बिग मनी फाइट्स होती हैं, उन्हें बिगाड़ने वाला तुम बोल सकते हो जस्टिन गेची है। जहां पर वंस अगेन वो पैडी पिम्बलेट के ऊपर प्रॉपर बीट डाउन को पुट करता है और एक और बार पूरे प्लान को बिगाड़ते हुए खुद बन जाता है न्यू इंटरम चैंपियन। नोटिस कर रहे हो तुम, रिसेंटली जस्टिन गेची बहुत ही काम वे से फाइट कर रहा था, बट अचानक से जब एक ऐसी फाइट आती है जहां पर पैडी विन किया तो हमें एक ह्यूज राइवलरी फाइट देखने को मिलेगी। तो जस्टिन गेची ओल्ड जस्टिन गेची बन गया और प्रॉपर ब्रॉल करके पैडी को पूरा ही बीट कर देता है। ये फाइट देखते देखते टोनी फर्गसन की फाइट के भी फ्लैशबैक आ रहे थे, जहां पर एग्जैक्ट सेम वे से वहां पर भी जस्टिन ने टोनी को बहुत ज्यादा बीट किया था। पैडी पिम्बलेट उसके ऊपर कुछ भी पंचेस को थ्रो कर दे, फर्क ही नहीं पड़ रहा जस्टिन गेची को। वो मार्च डाउन कर रहा है पैडी को और ब्रूटल पंचेस को लैंड कर रहा है। जस्टिन गेची ने हर एक पंच को इसी इंटेंशन से थ्रो किया है कि वो पैडी पिम्बलेट के हेड को रिप ऑफ कर देगा। और जब पहले ही राउंड में
मैंने ये देखा कि पैडी बहुत ज्यादा पंच कॉम्बिनेशंस और लेग किक्स को थ्रो कर रहा है, बट जस्टिन गेची बस बहुत ही ज्यादा स्केरी स्माइल देता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे उस टाइम पर ही पता लग गया था कि इस बार जस्टिन गेची बहुत ज्यादा डिफरेंट वे से आया है। और फिर जो जस्टिन गेची पैडी के ऊपर ह्यूज पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है, पहले ही राउंड में पैडी को बहुत ज्यादा डैमेज करते हुए ड्रॉप कर देता है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर अलग बात कर रहा हूँ, बट भाई बात करना बनती है इसकी। मैं लिटरली अभी तक सरप्राइज हूँ कि कैसे पैडी पिम्बलेट ने सारे शॉट्स को ले लिया। बहुत सारे हमने फाइटर्स देखे जिनकी क्रेजी आयरन चिन होती है, तो पैडी पिम्बलेट की भी वो है, बट क्यों यहाँ पर पैडी पिम्बलेट की जो आयरन चिन है वो बाकी आयरन चिन से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो उसका ये रीजन है कि पैडी पिम्बलेट पूरी अपनी चिन को हवा में रखता है। बाकी फाइटर्स का देखना, वो हमेशा अपनी चिन को टग इन करके रखते हैं, बट यहाँ पर पैडी पिम्बलेट क्लीन शॉट्स को ले रहा है जस्टिन गेची के और उसकी चिन पूरी हवा में। इतने टाइम से जो बोलता है पैडी पिम्बलेट कि स्काउसर्स डोंट गेट नॉक्ड आउट, वो उसने लिटरली इस फाइट में प्रूव कर दिया, जहां पर हर कोई अभी से एग्री करेगा पैडी पिम्बलेट बिल्कुल ठीक बोल रहा था। स्काउसर्स रियली डोंट गेट नॉक्ड आउट, क्योंकि जस्टिन ने उसके ऊपर बिल्कुल फ्रेश ह्यूज पंचेस को लैंड किया। फिर जब पैडी पिम्बलेट रॉक हो गया था, हर्ट हो गया था बहुत ज्यादा, तब भी उसके ऊपर क्लीन पंचेस को लैंड किया। बट पैडी पिम्बलेट की जो विल पावर है उसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी फाइट में ना तो गिव अप करता है और वो नॉकआउट भी नहीं होता है। पहले 2 राउंड्स तो भाई जस्टिन गेची ने डोमिनेट किया है, जहां पर फेस को भी हम देख सकते थे। माइंड यू पैडी पिम्बलेट भी जस्टिन गेची के ऊपर इन्हीं 2 राउंड्स में कनेक्ट कर रहा है बहुत अच्छे पंचेस, बट जस्टिन गेची के फेस में स्क्रैच तक भी नहीं पड़ रहा था। और जब दूसरी साइड जस्टिन लैंड कर रहा था अपने पंचेस को, तो पैडी पिम्बलेट का पूरा फेस ब्लडी। पूरी फाइट में जो सबसे ज्यादा ब्रूटल बीटिंग पड़ी है वो राउंड 2 में पड़ी है, जहां पर एक बात मुझे मेंशन करना पड़ेगी ही पड़ेगी कि जो राउंड 2 में जस्टिन गेची ने पैडी को ड्रॉप किया था, वो अनफॉर्चुनेटली तुम बोल सकते हो आई पोक की वजह से आया था। दोनों ही फाइटर्स ने वैसे तो फाइट में काफी फाउल्स किए हैं, जस्टिन ने शायद से 3 से 4 किए और पैडी ने भी कोई 2-3 फाउल्स किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी फाइटर ने एडवांटेज लेने की बात की। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि जो राउंड 2 में ब्रूटल बीटिंग पड़ी है पैडी पिम्बलेट को, वो स्टार्ट होती है जब जस्टिन गेची जैब को थ्रो कर रहा होता है, बट उसका लेफ्ट थंब आई पोक कर देता है पैडी को। और पैडी पिम्बलेट के हम रिएक्शन को भी देख सकते थे, उसे ये आई पोक फील होता है और उसी टाइम ह्यूज ओवरहैंड राइट पंच से वो ड्रॉप हो जाता है। सच में फाइट में बहुत बार ऐसा लगा कि कभी भी पैडी पिम्बलेट नॉकआउट होने वाला है। और वैसे तो राउंड 2 में ही वो वाली मूवमेंट आ गई थी, जहां पर बिल्कुल राउंड खत्म होने से पहले जिधर जस्टिन गेची ह्यूज ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड कर रहा होता है, तो फिर से फाइट देखने के बाद मैंने नोटिस किया है कि जब राइट पंच जस्टिन गेची पैडी के ऊपर कनेक्ट करता है, तो पैडी का ऐसा लगा कि उसकी आईज रोल बैक हो चुकी हैं और वो हल्का सा अनकॉशियस हो गया। बट रिगार्डलेस इसके समहाउ पैडी पिम्बलेट ने सर्वाइव कर लिया और राउंड 3 में तो पैडी पिम्बलेट बहुत ही अच्छी फाइट करता है। वो अपर कट्स को लैंड करने लग पड़ता है जस्टिन के ऊपर, जैब को लैंड कर रहा होता है, लेग किक को लैंड कर रहा होता है और राउंड 3 मेरी ओपिनियन में आराम से विन किया है पैडी पिम्बलेट। बट फिर उसके बाद जिस वजह से राउंड 4 गया है ना, मैं सच में ये बिलीव करता हूं कि जस्टिन ने राउंड 3 में थोड़ा सा ऑफ लिया है, जहां पर वो अपनी ब्रीथिंग को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा था। वो इतना ज्यादा अपने गैस टैंक को यूज नहीं कर रहा था उस राउंड में। और फिर जब राउंड 4 आता है, तो पहले 2 राउंड्स की तरह वंस अगेन जस्टिन गेची पैडी को बीट डाउन करने लग पड़ता है। चिन तो देखो पैडी पिम्बलेट की है ही ऊपर, वो कभी भी इसे ठीक नहीं कर पाएगा, तो मान के चलो उससे अपनी ठीक होने वाली पोजीशन उसकी चिन की। बट इसी के साथ यहाँ पर फाइट में उसका गार्ड भी नहीं था, उसके दोनों हाथ उसके वेस्ट लेवल पे थे। देयरफॉर हम बार बार देख रहे थे फाइट में कि जस्टिन गेची ह्यूज ओवरहैंड पंचेस को कनेक्ट कर दे रहा है और जब तक पैडी पिम्बलेट ट्राई कर रहा है अपने गार्ड को ऊपर करने की, तब तक वो बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा था। तो एक और राउंड ऐसा गया जहां पर लगा कि पैडी पिम्बलेट नॉकआउट होने वाला है, बट वो नहीं होता है नॉकआउट। और फिर 5th राउंड की बात करें तो इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं कि पैडी पिम्बलेट के पास हार्ट बहुत ज्यादा था, उसकी विल पावर टू फाइट बैक स्टिल बहुत ज्यादा है, जहां पर इतने ज्यादा ब्रूटल वे से बीट डाउन होने के बाद भी वो 5th राउंड में प्रॉपर फाइट को पुट ऑन करता है। मुझे तो लगा कि वो 5th राउंड को विन भी किया, डेफिनेटली ये वाला राउंड बहुत ज्यादा क्लोज था, बट शायद से यहां पर पैडी पिम्बलेट इस राउंड को निकाल देता है, जहां पर दोनों फाइटर्स पंचेस को लैंड कर रहे होते हैं और खुद की स्ट्राइक्स को इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद भी काफी अच्छे वे से थ्रो करता है। तो सच में दोनों को स्क्रैप करता हुआ देखकर, एक क्रेजी वॉर फाइट बनाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। क्या इंप्रेसिव वे से यूएफसी कमबैक करती है, जहां पर पहला ही इवेंट उनका इतना क्रेजी गया है। तो लाइट वेट डिवीजन का न्यू इंटरम चैंपियन बन चुका है जस्टिन गेची, जहां पर अब उसकी नेक्स्ट फाइट होगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इलिया टोपुरे के साथ। तो लेट्स सी जिस वे से जस्टिन ने पैडी को बीट डाउन किया है, क्या वो इलिया टोपुरे को भी बीट कर पाएगा? बट तुम बोल सकते हो लाइट वेट डिवीजन के जो फ्यू लेजेंड्स बचे, जो ओल्ड फाइटर्स हैं, उनमें से एक जस्टिन गेची है जो स्टिल टॉप ऑफ द डिवीजन में और अब बन चुका है इंटरम चैंपियन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी पूरे कार्ड की रीकैप वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब, और इसके साथ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें सारी फाइट्स कैसी लगी और ये पूरा ओवरऑल कार्ड तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया है। तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।